दोस्ताना। कोमल, ये चिराग अभी तक नहीं आया। आज 3 महीने तो हो गए हैं और 1 तारीख है। अब हमें 3 महीने उसके घर रहना है। उस हिसाब से तो उसे अभी तक आ जाना चाहिए था। दीपेंद्र जी ने अपनी पत्नी से कहा। आता ही होगा, कार ही से तो आना है। 1-2 घंटे आगे पीछे हो गए तो क्या फर्क पड़ता है। 2 घंटे का ही तो रास्ता है। कोमल जी बेफिक्री से बोली। दीपेंद्र जी और कोमल जी आजकल अपने बड़े बेटे बहू के घर में हैं। छोटा बेटा चिराग और अपनी पत्नी बच्चे के साथ दूसरे शहर में रहते हैं। बड़े बेटे उदय की शादी को 20 साल हो चुके हैं। उनका बेटा और बेटी अपनी पढ़ाई करने हॉस्टल में दूसरे शहर गए हुए हैं। उदय एक बड़ी कंपनी में ऊंचे ओहदे पर कार्यरत है। उसकी पत्नी भी बैंक में नौकरी करती है। छोटे बेटे चिराग को शादी के 15 साल हो चुके हैं। तब दीपेंद्र और कोमल जी उनके साथ ही रहते थे। कोमल जी की कुछ आदतों से बहू सोनिया परेशान हो जाती थी। पराए हर काम में मीन मेख निकालना, छोटी छोटी बातों पर शिकायतें करना, रोबेली आवाज में बोलना, घर के कार्यों में मदद नहीं करना, अपनी बात पर अड़ जाना आदि उनके स्वभाव व्यवहार में शामिल थे। इससे सोनिया कई बार चिढ़ जाती थी, लेकिन चिराग समझाता तो चुप रह जाती। अब तो उनका इकलौता बेटा दक्ष भी 10 साल का हो गया था। आदत के अनुसार कोमल जी उसे भी रोक टोक करती, तो कभी वह चुप हो जाता तो कभी उल्टा जवाब दे देता। कोमल जी आहत हो उठती। पति समझाते, कोमल, जमाना बदल गया है। अब बच्चों को किसी की रोक टोक पसंद नहीं आती। उनके साथ अब दोस्ताना व्यवहार करना पड़ता है, वरना वे माँ बाप से दूर होते जाते हैं। अब हमारा वाला जमाना नहीं है। जो चाहा बोल दिया और बच्चों ने मान लिया। लेकिन कोमल जी अपने हर कार्य को सही मानती थी। अभी से ही अनुशासन में नहीं रखा तो आगे जाकर बच्चे बिगड़ जाते हैं। इकलौता बच्चा है तो उसे सिर पर थोड़े ही बिठा लेंगे। चिराग और सोनिया तो उसे कुछ भी कहते ही नहीं। उसकी हर बात मुंह से निकालते ही पूरी कर देते हैं। शिकायती लहजे में वे कहती। आखिर एक दिन सोनिया ने पति से कह ही दिया, इतने सालों से मम्मी पापा को हम ही देख रहे हैं। बड़े भाई भाभी का भी तो कुछ कर्तव्य बनता है या नहीं। आप उनसे बात करिए कि अब आगे से कुछ महीने पापा मम्मी उनके साथ रहेंगे। जैसे 3 महीने हमारे साथ रहें, फिर 3 महीने उनके साथ रहें। इससे उनका भी मन बदलाव हो जाएगा। चिराग भी अपनी माँ के स्वभाव को अच्छे से जानता था, इसीलिए उसे भी इस बात में कुछ बुराई नजर नहीं आई। उसने सोनिया को आश्वासन दिया कि वह बड़े भाई से बात करेगा। जब उदय से बात की तो पहले उन्होंने टालने की कोशिश की, लेकिन बाद में मान गए। क्योंकि दोनों बच्चे बाहर रहते थे तो वह पति पत्नी भी पूरा दिन घर से ही बाहर ही रहते थे। इसीलिए उन्हें मम्मी पापा को साथ रखने में कोई बड़ी तकलीफ नजर नहीं आई। पिछले 1 साल से यह सिलसिला चल रहा है। 3 महीने उदय के पास रहने के बाद वे वापस चिराग के पास आ गए। इस बार उदय को आने में कुछ देर हो गई थी, क्योंकि दोनों बच्चे आए हुए थे। दोनों को ही 1 महीने की छुट्टी मिली थी और अब उन्हें यहीं रहना था। अब जब मम्मी पापा को उदय ने यह बात बताई तो वे बड़े प्रसन्न हो गए कि इस बार उन्हें पोता पोती के साथ 1 महीना रहने को मौका मिलेगा। अगले दिन सवेरे दीपेंद्र और कोमल जी चाय नाश्ते पर बैठे तो पूछा, बच्चे कहाँ हैं? मम्मी जी, वे लोग तो अभी सो रहे हैं। बहू के कहते ही कोमल जी हैरानी से बोल उठी, अभी तक सो रहे हैं? 9 बज चुके हैं। यह क्या सोने का टाइम है? यह क्या आदत डाल रखी है? बेटा बहू चुप रह गए। क्या कहते, आजकल तो यही चलता है। बोले, मम्मी हॉस्टल से आए हैं तो कुछ आदतों में परिवर्तन तो होता ही है। धीरे धीरे सब ठीक हो जाएगा। शाम को पोती राहा अपनी किसी सहेली से मिलने के लिए तैयार होकर मम्मी के सामने आई। मम्मी, मैं अपनी सहेली के घर जा रही हूँ, 2 घंटे तक लौटूंगी। कोमल जी ने उसे सिर से पैर तक देखा और बोली, बेटा यह कैसे कपड़े पहने हैं? उसने कसी हुई जींस और स्लीवलेस टॉप पहना हुआ था और बॉय कट स्टाइल में बाल सेट किए हुए थे। क्यों दादी, क्या बुराई है इन कपड़ों में? राहा दादी से सवाल कर बैठी। शरीर तो ढका ही अच्छा लगता है। इस तरह अंग प्रदर्शन करने से मनचलों को फाब्तियां कसने का मौका मिलता है। राहा ने बुरा सा मुंह बनाया
और चुपचाप बाहर निकल गई। बहू दिव्या समझ गई कि उसे बुरा लगा है, लेकिन वह चुप ही रही। 2 दिन बाद ही बेटे के दोस्त उससे मिलने आए। खूब जोर जोर से हंसते हुए बातें करते, मस्ती मजाक करते, तो 2 घंटे तक वहीं बैठे रहे। उनके जाने के बाद कोमल जी बोली, बच्चे कितना शोर मचाते हैं, यह कोई तरीका होता है बात करने का? इतना हल्ला, इतना शोर, 4 घरों तक आवाज जा रही होगी। मम्मी जी, आज की जनरेशन ऐसी ही है, उन्हें कोई रोक टोक प्रतिबंध पसंद नहीं, दिव्या ने कहा। ऐसे थोड़े ही होता है, बच्चों को कायदे कानून, अनुशासन, संस्कार, इन चीज़ों से वास्ता है या नहीं? यह तो जीवन के लिए बहुत ज़रूरी बातें हैं। अभी नहीं सीखेंगे तो फिर कब सीखेंगे? यह सिखाना तो तुम्हारा काम है। रात को दिव्या ने उदय से कहा, यह मम्मी जी तो हर बात में इतनी रोक टोक प्रतिबंध लगाने की बातें करती हैं, बच्चे बुरा मान जाएंगे। वह सिर्फ महीने भर के लिए आए हैं और रोज इनकी टोका टाकी सुनकर चिढ़कर कहीं कोई प्रतिक्रिया व्यक्त न कर दे, फिर वह बुरा मान जाएंगी। उदय को भी समझ नहीं आ रहा था कि माँ से कैसे इस बात को कहे। वह भी तो बहुत जल्दी बुरा मान जाती हैं। वह मन ही मन सोचने लगा, चिराग के बेटे के साथ भी अगर ऐसा ही करती होंगी तो उसका क्या हाल होता होगा। अगले दिन दिव्या ने सोनिया को फोन लगाकर पूछा, क्या मम्मी जी दक्ष को भी टोका टाकी प्रतिबंध लगाती है? हर बात में प्रतिबंध, मीन मेख और रोक टोक लगाने जैसी आदतें करती है। जब सोनिया ने हाँ में उत्तर दिया तो वह पूछने लगी, तुम कैसे सहन कर लेती हो और दक्ष कैसे झेल लेता है? सोनिया मन ही मन मुस्कुराते हुए बोली, अब पता लगा। लेकिन प्रत्यक्ष बोली, बस दीदी, अब साथ रहना है तो सहन करना ही पड़ता है। 1 सप्ताह बीता होगा। कोमल जी दोनों बच्चों को बोली, तुम लोग कभी मंदिर नहीं जाते? घर के सामने तो मंदिर है, तुम्हारे घर में कभी पूजा पाठ होते मैंने नहीं देखा। इतने में सामने से दिव्या आ गई तो कोमल जी उससे बोली, तुम घर में पूजा पाठ क्यों नहीं करती हो? एक छोटा सा मंदिर बनवा कर सुबह शाम कुछ देर भगवान के सामने बैठ नहीं सकती? इतना बड़ा घर है तो एक छोटा सा कमरा पूजा घर नहीं होना चाहिए? मैंने तो चिराग से कहकर एक छोटा सा पूजा घर बनवाया है। दिव्या मन ही मन सोचने लगी, वह अपने घर और नौकरी में इतनी व्यस्त रहती है तो उसे दूसरे कामों के लिए फुर्सत ही कहाँ मिलती है। लेकिन सास का लिहाज करके चुप हो गई। 2 दिन बाद राहा का जन्मदिन आने वाला था। उसने अपने खास मित्रों को बुलाया था। शाम के वक्त सभी इकट्ठे हुए। केक काटने के बाद क्रीम को दिव्या के मुंह पर सभी लगाने लगे। दोस्तों में लड़के और लड़कियां दोनों ही थे। कोमल जी ने जब लड़कों को भी राहा के मुंह पर क्रीम लगाते देखा तो अजीब नज़रों से देखने लगी। उनके जाने के बाद बहू बेटे से बोली, तुमने कितनी छूट दे रखी है। वे लड़के कैसे बेहुदगी तरीके से राहा के चेहरे पर क्रीम लगा रहे थे। पता नहीं उनके मन में क्या भाव हो। मम्मी जी, आप व्यर्थ ही शक कर रही हैं, ऐसा कुछ नहीं बच्चों के मन में, वे सिर्फ दोस्त हैं। आखिर दिव्या ने कह ही डाला, मेरी बातें तुम्हें कड़वी लगती हैं, लेकिन अपने अनुभव के आधार पर कह रही हूँ। नाराजगी से कोमल जी बोली। 20 दिन बीत चुके थे। बच्चे वापस हॉस्टल जाने की तैयारी करने लगे हुए थे। एक दिन राहा को कोमल जी बोली, तुम 1 महीने की छुट्टी पर आई हो, मैंने तुम्हें एक दिन भी रसोई में कुछ काम करते नहीं देखा। तुम्हें खाना बनाना आता है क्या? दादी, अभी तो मैं पढ़ रही हूँ, इस वक्त मेरे लिए खाना बनाना जरूरी नहीं, बल्कि कैरियर बनाने के लिए पढ़ना जरूरी है, और मैं वही कर रही हूँ। जवाब देकर राहा दूसरे कमरे में चली गई। माँ, ये दादा दादी यहाँ से कब जाएंगे? दादी कितना परेशान बोर करती है, हर काम में टोका टाकी, उपदेश, भाषणबाजी। यह मत करो, वह क्यों कर रहे हो, यह क्या पहना है, यह क्या खा रहे हो। हमारे ही घर में आकर हम पर ही पाबंदियां लगाने की कोशिश करती हैं। आगे से जब हम आए इन्हें यहाँ मत बुलाना। आवेश में राहा बोले जा रही थी। बेटा धीरे बोल, उन्होंने सुन लिया तो बुरा लगेगा उन्हें, दिव्या ने बेटी को समझाते हुए कहा। लगने दो, जब कुछ भी ऊट पटांग बोले जा रही है तो हमें भी तो बुरा लगता है। दूसरे कमरे में बैठे दीपेंद्र और कोमल जी को सब सुनाई दे रहा था। कोमल जी को महसूस हुआ, इससे पहले कभी अपने ही घर में उनका इतना अपमान नहीं हुआ। क्रोध से उनका चेहरा लाल हो गया। पति से बोली,
अब और अपमान मैं बर्दाश्त नहीं कर सकती। चिराग को बुला लो, हम वापस चलते हैं। इतनी जल्दबाजी में निर्णय नहीं लो कोमल। मैं तो तुम्हें हमेशा से ही कहता आया हूँ कि बच्चों पर हर समय रोक टोक प्रतिबंध मीन मेख निकालना ठीक नहीं, लेकिन तुम मेरी बात सुनती ही नहीं हो। अब वह हमारा वाला जमाना थोड़ी ही है कि बच्चों से जो कहा उन्होंने सुन लिया। आज बच्चों में धैर्यता सहन शक्ति भी नहीं है और उनमें अहम भाव भी बहुत है। छोटी छोटी बातों को वह ईगो बनाकर बड़ी समस्या कर देते हैं। बहुत सोच समझकर ही बोलना पड़ता है। उनके साथ उनके दोस्त की तरह से व्यवहार करना पड़ता है, बहुत प्यार और अपनेपन के साथ। अगर विश्वास में लेकर उन्हें कुछ समझाया जाए तो वह फिर भी बात सुन लेते हैं, लेकिन अगर रोब डांट डपट से कुछ बोला जाए तो वे आहत हो जाते हैं और उल्टा चल पड़ते हैं। प्रकृति का भी यह नियम है कि जो कुछ हम दूसरों से चाहते हैं पहले हमें उन्हें देना पड़ता है। जैसे हम अगर किसी से प्रेम आदर सम्मान चाहते हैं तो पहले हमें उन्हें देना पड़ता है, चाहे वह बड़े हो या बच्चे। मगर तुम हर समय हाथ में जैसे डंडा लिए खड़ी रहती हो, टोका टाकी, यह नहीं करो वह नहीं करो, यह क्यों करते हो। अब इन बातों का जमाना नहीं रहा। अब सोचो वहां दक्ष भी तो यही सब मन में सोचता होगा जो आज यहाँ बच्चे सोच रहे हैं। अभी वह छोटा है इसीलिए कहता नहीं, कल को वह भी पलट कर जवाब दे सकता है जैसे आज राह कह रही है। अब तुम्हें ही स्वयं पर नियंत्रण रखना होगा। व्यर्थ की टोका टाकी बंद करनी होगी, तभी हमारा बुढ़ापा अच्छे से बीत पाएगा। वरना आज देख रही हो क्या होने लगा है। पति की बातें सुनकर कुछ देर तक तो कोमल जी एकदम चुप हो गई। शायद दीपेंद्र जी की बातों में उन्हें सच्चाई नजर आने लगी थी। वे सोचने पर मजबूर हो गई, क्या सच में उनका व्यवहार सबको इतना आपत्तिजनक लगता है। उनके आचरण के कारण सब इतना परेशान होते हैं। धीरे धीरे उन्हें अपनी गलती नजर आने लगी। जब बच्चे उन्हें पूरी तरह से आदर मान देते हैं, उनके साथ कोई प्रतिबंध रोक टोक नहीं लगाते, तो फिर वह क्यों जबरदस्ती ऐसा व्यवहार कर रही है। यह भी तो अहंकार ही हुआ। आप ठीक कहते हैं, मुझसे ही भूल हो गई जो मैं जबरदस्ती सब पर अपनी राय थोपने की कोशिश करती रही। अब मुझे समझ आ गई कि हर एक को अपने ढंग से जीने का अधिकार है। व्यर्थ के प्रतिबंध अपनी राय थोपने का कोई अर्थ नहीं। दोनों बेटे बहुएं पोता पोती को अब मुझसे कोई शिकायत नहीं होगी। मैं वादा करती हूँ। ये हुई ना बात, देर आई दुरुस्त आई, मुस्कुराते हुए दीपेंद्र जी ने कहा तो कोमल जी भी मुस्कुरा दी। दोस्तों, आज की कहानी कैसी लगी कमेंट्स करके जरूर बताइएगा। वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद।